हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1। जैसा कि आपको मालूम है कि अब की बार प्री रीट में आपके जो भी प्रश्न आए थे, जो आप पे नहीं हुए या फिर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई लगी, वो सारे के सारे दोस्तों सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठ करके आए थे। तो कई सारे साथियों ने कहा था कि एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा दें। तो आप में से कौन कौन दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ना चाहता है, कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाल दी है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप अपना वोट करें, जिससे कि पता चल सके कि वास्तविकता में आप फर्स्ट पेपर के प्रति भी आप उतने ही सजग हैं जितने कि आप सेकंड पेपर के हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी आपका मेरिट है, जो भी आपका सिलेक्शन है, वो आपका फर्स्ट पेपर ही आपका डिसाइड करता है। क्योंकि सेकंड पेपर में तो लगभग दोस्तों सभी के समान ही नंबर आते हैं, और जो सेकंड में नहीं ला पाता उतने, तो फिर उसका सिलेक्शन दोस्तों होता भी नहीं है, ये भी बात निश्चित है। तो सेकंड यदि आपका सब्जेक्ट है तो उस पर तो आपका अधिकार होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। और फर्स्ट पेपर में यदि आप दोस्तों 70 प्लस प्रश्न यदि आप कर जाते हैं तो फिर आपका सफलता के जो चांस हैं वो आपके अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए, कक्षा 6 का एनसीईआरटी का हमारे अतीत इतिहास की है, 3 पुस्तकें लगी हुई हैं आपकी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इतिहास की। और इनमें से दोस्तों देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं रीट के, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो पहला इसका पाठ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। कक्षा 6 की पुस्तक है, एक बच्चे की तरह बिल्कुल यहाँ पर समझाया गया है। जहाँ जहाँ पर आपको समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको दोस्तों समझाता चलूँगा। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी दोस्तों क्या होते हैं, कोई भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा क्या है जिसका प्रचार हो रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी न्यूज जो लगातार सब जगह दिखाई दे रही हो। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, मान लीजिए कोई घटना 5000 साल पहले हुई, 4000 साल पहले हुई, तो उसको फिर कैसे जान सकता है, क्योंकि ना तो उस समय का कोई लोग है, ना ही उस समय टेलीविज़न रेडियो थे, ना ही इंटरनेट था, ठीक है। तो आजकल तो हम क्या है, पिछली 2 साल की बातों को भी इंटरनेट पे खोज सकते हैं। आज मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, 4 साल बाद भी आप इस क्लास को इसी प्रकार देख सकते हैं। लेकिन उस समय दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर उन चीज़ों को हम आज कैसे पता लगाते हैं कि 5 साल पहले कोई सिंधु सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा थी, ठीक है, ये राजवंश हुए थे, ठीक है, महाभारत थी। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अतीत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यदि दोस्तों आप पुस्तकें पढ़ेंगे, आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपके जो सफलता के चांस हैं, प्रश्न को हल करने के चांस हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। केवल आप क्वेश्चन रट लेंगे, कितना आप रट लेंगे, जब तक आपकी समझ आपके रटने में दोस्तों सहयोगी नहीं होगी, तब तक आपकी दोस्तों सफलता है वो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपकी समझ का दोस्तों बहुत ज़रूरी है होना, पेपर में आपकी समझ है ना, क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन तो क्या है, 1 सेकंड में ही दोस्तों क्या है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। उसको गलत होने के लिए क्या है, थोड़ा सा उसको झटका चाहिए, और वो वहाँ पर रटा हुआ है, कोई काम दोस्तों नहीं आता है। लेकिन यदि आप समझ हैं
तो शायद आप है वो आज पेपर को शायद पास कर जाए। तो लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आगे देखेंगे, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कहते हैं दोस्तों विभिन्न चीज़ों को क्या है सहेजना, जैसे फल है, फूल है, ठीक है, आपके वनस्पतियों का संग्रह है, खाने पीने की चीज़ों का जो संग्रह है उसको क्या है कुशल संग्राहक अवस्था थी। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों को, फलों को, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आपको दोस्तों जैसे कि आपकी विश्व का आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आपके विश्व का भूगोल लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले पेपर आप उठा के दीजिए, मैं आपको सारे पेपर हैं वो भी दोस्तों आपके चैनल पे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो वहाँ पर पहाड़ियाँ पूछ ली जाती हैं, निम्न में से कौन सी यूरोप की पहाड़ियाँ नहीं हैं, ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कौन सा है वो आपको एशिया महाद्वीप से, अमेरिका महाद्वीप से कौन सा जलडमरू मध्य आपको विभाजित करता है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियों को यहाँ पर मैप में भी आपको दे करके पूछा जा सकता है। जैसे आपको मैप बनाकर ठीक है दे दिया, 4 पहाड़ियाँ दे दी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको क्या है बता सकता है कि भाई आप इनको पहचानिए ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। आपको क्रम दे सकता है उत्तर से दक्षिण, जैसे आपको भारत की दे दी, ठीक है। तो विंध्याचल हो गया, दक्कन का पठार हो गया, अरावली हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पहाड़ियाँ हैं वो आपको दे सकता है। और अब की बार रीट में भी दोस्तों इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था कि आप इनको उत्तर से लेकर के उत्तर पश्चिम के क्रम में आप इनको जमाइए, ठीक है। तो आपको मैप का भी दोस्तों, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से फर्स्ट पेपर में आपके मैथ पे मैप पे दोस्तों आते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से भारत का और राजस्थान का दोस्तों जो मैप है वो आपको आना चाहिए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, कई बार ऐसी आ गई 1000 मिलीबार की रेखा है, वो आपके जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है, ठीक है। 0 डिग्री की देशांतर है, निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको मैप से ही दोस्तों आप हल कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा जो आपका मैप है, नक्शा है भारत का, राजस्थान का और आपके विश्व का, पूरे जलडमरू हैं, कौन कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर है, वो आपको दोस्तों आपको माइंड में ही आपको होना चाहिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहली फसल कौन सी थी तो वो थी दोस्तों जौ, ठीक है। और जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, वहाँ से आपके गेहूं और जौ के एक साथ 2 फसलों के प्रमाण है वो मिले हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। और जो मनुष्य का सबसे पहले जो पालतू जो पशु था वो था दोस्तों कुत्ता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में देख लीजिए, आहड़ सभ्यता में देख लीजिए, तो सबसे पहले उसने कुत्ते को है वो पशु है उसको क्या है उसने पालतू बनाया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया ये आपकी जनजातियाँ हैं, ठीक है। उत्तर जो सप्तभगिनियाँ हैं, 7 बहनें जो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम जो हैं। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं दोस्तों, बंगाल है आपका, असम है आपका, ठीक है, बिहार है आपका, तो ये जो क्षेत्र है वो आपका चावल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश है, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो आपको दोस्तों हर प्रकार के नदी हैं उनका आपको होना चाहिए, ठीक है। सहायक नदियां हैं, किस किस प्रकार से आपका उनका अब्बा है क्षेत्र है, ये सारा का सारा आपको होना चाहिए। तो जितना आप हैं दोस्तों, आप 10 या 15 मिनट हैं आप मैप के लिए रोज़ाना देख लीजिए, ठीक है। या फिर अपने आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप मैप लगा लीजिए और उनका 10 मिनट, ओनली दोस्तों 10 मिनट हैं, वो आप उनका क्या है अध्ययन करिए कि ये नदी है यहाँ से होकर के ये जा रही है, ये पर्वत यहाँ पर है, गंगा नदी ये है, ठीक है। जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि कई ऐसे भी हमने देखे हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, सब कुछ उन पे याद था, रटा हुआ था, लेकिन उनका मैप ख़त्म था, ठीक है। बिल्कुल भी उन्हें यूँ नहीं पता था कि गंगा नदी है वो इस प्रकार से ये है, सोन नदी है, कोसी नदी है तो वो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये आपको मैप के माध्यम से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके हल हो जाते हैं और वो उनका सिलेक्शन इसी वजह से रुक भी गया था। तो जैसे इसमें देखिए सुलेमान ये रही पर्वत श्रेणी, ठीक है, किरथर ये रही पर्वत श्रेणी। तो ये आपकी क्या है, अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान की जो सीमा है उसको दोस्तों यहाँ पर अलग करती हैं, ठीक है। तो गारो की पहाड़ियाँ ये रहीं, यहाँ पर गारो खासी जानती है, आपसे पूछा जा सकता है कि गारो खासी जयंतियाँ ये जनजातियाँ हैं, ये कहाँ पर निवास करती हैं, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो आप बता देंगे कि भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। ये आपका मेघालय है, ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये गोदावरी हो गई, ये आपका दक्कन का पठार है, दक्षिण का पूरा, ये आपकी महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, ठीक है। तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी नदी ये आपकी हो गई। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये आपका पता होना चाहिए, अरब सागर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भूगोल में आपका मैप का जब तक ज्ञान नहीं है, मैं आपके कक्षा 6वीं में दोस्तों हर प्रकार के मैप बनाना जानता था और एक एक स्थान को उसमें भरना जानता था, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था कि कौन सा है वो फिक्स सबसे अच्छा नक्शा बनाए और उसमें ज़िलों को दर्शाए, ज़िलों को याद करे, राजस्थान के राज्यों को बोल करके दिखाए। इस तरह यदि आप, मैं बता रहा हूँ, यदि आप 1 महीने आप 10-10 मिनट मैप को दे देंगे तो आपका मैप पर दोस्तों बहुत ज़्यादा अधिकार हो जाएगा। ये मत सोचना कि यार हमें तो पेपर पास करना है, मैप का क्या काम है। आगे आप मान लीजिए कोई भी इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी भूगोल विषय है, आपकी इतिहास विषय है, आगे आप कोई इंटरव्यू देते हैं आरएएस का, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपसे पढ़वाने के लिए कह देता है कि चलिए आप कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, उसको आप, नदी हैं उनको आप पढ़ाइए। तो वहाँ पर मैप बनाने के लिए भी कह देते हैं। और फिर जब आप मैप बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपको जो बच्चे हैं उनको भी दोस्तों बताने में आसानी रहेगी, आप जहाँ पर भी जा कर के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भूगोल की जो चीज़ है जो ज़रूरी है दोस्तों वो तो आप पर आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, मानसूनी जो पवनें हैं, ठीक है, जो भी आपका उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, कहाँ से जाता है, यहाँ से टकराता है। तो ये आपके माइंड में जैसे ही ये बातें चलती है ना, ठीक है, जलवायु जो प्रदेश है, कहाँ कहाँ पर कौन सी जलवायु है, यदि आपके मैप है आपके माइंड में तो आप उनको आसानी से आपको टिक कर पाते हैं कि ये आपका क्या है, ठीक है, ये जलवायु यहाँ पर है, यहाँ पर ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून आएगा, यहाँ पर टकराएगा, ये आपकी एक शाखा इधर गई, ठीक है, अरब सागर ये मानसून की, एक यहाँ पर गई बंगाल की। तो आप ये माइंड पर, जैसे टीचर आपको पढ़ाता है, आप कहीं से पढ़ते हैं तो आपके माइंड में चलने लग जाता है। आगे चलते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब सिंधु नदी है दोस्तों, सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पर ही सभ्यताओं का विकास हुआ था, ठीक है। गंगा नदी के किनारे पर दोस्तों, गंगा यमुना के किनारे पर आपका जो आपकी सारी सभ्यताएं हैं वो आपके सिंधु नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। लेकिन जो गंगा और यमुना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका जनपद काल है उस समय यहाँ पर बस्तियाँ बसना है वो प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो महाजनपद काल से लेकर के अब तक, तो सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए किस नदी के किनारे सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ था, वो थी आपकी सिंधु नदी। और सिंधु नदी की दोस्तों कई बार क्या है, देखिए इन नदियों को क्रम में दे देता है कि आप दक्षिण से उत्तर में आप इनको क्रम से जमाइए। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ट्रिक से मत याद करिए, क्योंकि ट्रिक में तो दोस्तों औंधी सीधी है वो आपको याद करवा देते हैं। तो आपको पाँचों हैं, आपको क्रम से याद होनी चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। और सबसे ऊपर है इनके दोस्तों क्या, सिंधु नदी, ठीक है। सबसे पहले ये हो गई आपकी क्या, झेलम हो गई, चिनाब हो गई जो आपकी कश्मीर में है झेलम, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ठीक है, व्यास नदी हो गई और आपकी सतलुज नदी हो गई। ठीक है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे बड़ी नदी है सिंधु नदी,
उसकी सहायक नदियाँ, ये सारी नदियाँ जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं, उसके अववाहित क्षेत्र का विस्तार करती हैं, उसको बड़ा बनाती हैं, ठीक है, उसके पानी उसकी मात्रा है वो ज़्यादा करती हैं, तो ये आपकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। इसी प्रकार आपके जैसे राजस्थान में बनास की सहायक नदियाँ, लूनी की सहायक नदियाँ। एक प्रश्न आपका सहायक नदियों से दोस्तों ज़रूर आता है, क्योंकि नदियाँ जो मेन नदियाँ हैं उनके बारे में पूछना छोड़ दिया है, सहायक नदियों के बारे में ही दोस्तों आपसे पूछा जाता है। लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, बनास की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है, चंबल की कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप नदी पढ़ेंगे जब आपको एक एक की दोस्तों सहायक नदियाँ हैं पता होनी चाहिए। इसी प्रकार गंगा की, नर्मदा की, सभी की दोस्तों सहायक नदियाँ हैं। कोई भी बड़ी नदी दोस्तों इसलिए बड़ी नहीं होती कि वो बड़ी है ना, जब उसमें जितनी ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है, और उनकी भी सहायक नदियाँ होंगी जितनी ज़्यादा, ठीक है, तो ये दोस्तों उसका क्या है, अववाह क्षेत्र कहलाता है। जिस नदी का अववाह क्षेत्र, जिस नदी की सहायक नदियाँ जितनी ज़्यादा होंगी वो नदी उतनी ही बड़ी होगी। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी का सहयोग जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा हमारे परिवार में सदस्य होंगे, तो ये आपका परिवार है वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो किसी के नाम से, कोई बड़े आदमी के नाम से दोस्तों कोई भी परिवार बड़ा नहीं होता है। आप सभी के सहयोग से, जनता के सपोर्ट से कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो देश हो, ठीक है, वो दोस्तों बड़ा होता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो 4700 वर्ष पूर्व लगभग दोस्तों 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी तिथि है वो है आपकी 2300, ठीक है, C14 के आधार पर रेडियो कार्बन जो पद्धति है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि गंगा और जो यमुना है इसके किनारे पर जो मगध थे, सूरसेन थे, जो 16 जनपद थे, ठीक है, बुद्ध के काल में, आपके महावीर के काल में, तो उनका जो विकास है वो आज से 2500 वर्ष यानी कि 500 ईसा वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व में आपके जनपद काल आ जाता है, ठीक है। तो उस समय इनका क्या है, विकास हुआ था। और 4700 वर्ष पूर्व यानी कि आज से लेकर के 5000 वर्ष पूर्व आपके कालीबंगा, मोहनजोदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, और उससे भी पहले आपके जैसे कि आपके जो आपके सीकर की है गणेश्वर सभ्यता है, उसका विकास हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। अब की बार आपका रेट में प्रश्न आया था दोस्तों कि मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली क्यों था, ठीक है। इसी में दोस्तों आपके ये उत्तर है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि लोहे की उसमें खदानें थी, ठीक है, पानी की उपलब्धता थी, नौकायन की यहाँ पर सुविधा थी, हाथी थे, हाथियों का व्यापार किया जाता था, ठीक है, सेना थी, तो इसके पास में बहुत सारी जो चीज़ें थी, इसलिए दोस्तों मगध है वो आपका क्या है, उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसके शासक हैं वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका उपमहाद्वीप है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत के कितने पड़ोसी देश आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे।
कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। किस प्रकार? उत्तर की सीमा है वो आपका दोस्तों क्या हो गया? हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है? फिर इसके इधर हो गया आपका कुर्थर की श्रेणियाँ, कुले सुलेमान की श्रेणियाँ, ठीक है। इधर आपका तिब्बत का पठार हो गया। समुद्र आपका ये हो गया, ठीक है। दक्षिण की सीमा है, दक्षिण पूर्व की सीमा है, ये आपका सारा का सारा समुद्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? उपमहाद्वीप है दोस्तों। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी कि जैसे आपका भारत आता है, बृहत्तर भारत आता है, उसमें क्या है? लोग बाग एक जगह से दोस्तों दूसरी जगह गए थे, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों बौद्ध धर्म है, ठीक है। उसका प्रचार प्रसार हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो उसमें बात कह रहे हैं देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग होता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, तो ये आपका यहाँ से प्रश्न बन गया। इंडिया शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इंडस से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था? ईरानियों ने। यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था? क्योंकि ये जो पहला शब्द के पहले का जो से था उसका क्या है उच्चारण करते थे, ठीक है। हिंदोस या फिर उसको इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ये आपका सिंधु वाला प्रदेश हो गया, ठीक है। इसको हिंदोस या इंदोस कह देंगे। इसके जो पूर्व में स्थित जो प्रदेश है उसको क्या कह दिया इन्होंने? इंडिया कह दिया, जो कि आपके इंडस से निकला है, ठीक है, जिसका क्या है? नील होता है दोस्तों। इसका अर्थ है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये भी आपसे देकर के पूछा जाता है कि भारत नाम का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था, ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो भरत शब्द का जो समूह का उल्लेख संस्कृति किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग उद्देश्य के लिए होने लगा था। तो भरत जो शब्द है दोस्तों उसका जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में जो एक आर्य, जिनको आर्य कहते हैं, जो कि कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, वो लोग वहाँ पर रहते, तो उनके लिए क्या है? भरत शब्द का प्रयोग है वो किया जाता था। इसका सबसे पहले उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। बाद में इससे ही क्या बन गया? भारत बन गया था। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के तीनों नामों का है वो इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान चाय, ठीक है, और दूसरा तीसरा हो गया आपका क्या? भारत हो गया। तो तीनों नामों की यहाँ पर बताया गया है। इंडिया है वो आपका इंडस से निकला है, ठीक है, और सिंधु से क्या बना है? हिंदोस या इंदोस बना है, और भारत से क्या बना है? भारत बना है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो पांडुलिपि किसे कहा जाता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला, एक बार मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पेपर एनसीईआरटी से बनाया गया है, कोई भी प्रश्न यदि एनसीईआरटी से बनाया गया है तो उसका उत्तर दोस्तों एनसीईआरटी ही माना जाएगा। मान लीजिए कोई भी कहे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत है वो आपके 4700 वर्ष पूर्व इसमें दे रखा है, ठीक है, और नदियों के किनारे है, गंगा उनके किनारे है 2500 वर्ष पूर्व दे रखा है। यदि आपने कहीं पर 5000 कर रखा है, उसमें 5000 भी ऑप्शन है, ठीक है, 4700 भी है, तो 4700 ही सही माना जाएगा, ना कि 5000, ठीक है। तो ये पेपर आपका कहाँ से बनता है इस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से निकला है, उसका अर्थ क्या होता है? हाथ से। तो हाथ से जो भी कृति लिखी जाती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों पर, ठीक है, ताड़ दोस्तों एक वृक्ष होता है, ठीक है, जिसके थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उन पर वो लिखा जाता है, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज या दोस्तों ये भुज है नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, तो पहले ताम्रपत्र, एक तो ताम्रपत्र होता है दोस्तों, एक होता है ताड़पत्र। तो ताड़ तो होता है क्या? वृक्ष होता है, उसके पत्तों पर लिखा जाता था, ठीक है, ताड़पत्र। और एक होता है भोजपत्र, तो भोज का वृक्ष होता है, उसकी तने की उसकी क्या है? छाल ली जाती है और उसको क्या है? घिस घिस करके उसको क्या है? एक पन्ने जैसा पतला किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों भोजपत्र। ताम्रपत्र होता है तांबे से बना हुआ, ठीक है, शिलालेख है, अभिलेख है, ठीक है, तो ये आपके क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यह पांडुलिपि लगभग, ये आपकी पांडुलिपि है, ठीक है, इसमें क्या चित्र नहीं दे रखा है शायद, तो यह पांडुलिपि लगभग ये है दोस्तों, ये आपकी पांडुलिपि है, ठीक है। ये दोस्तों हाथ से लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका किस पर है? ये है आपके भोजपत्र पर ये दोस्तों लिखी गई है, ठीक। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ठीक है, उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये भोजपत्र पर लिखी गई है, ठीक है। भोजपत्र पर क्या है? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके उनको क्या है? एक छेद करके उनको क्या बांध दिया जाता था, ठीक है। तो ये इस तरह से दोस्तों ये कॉफ़ी का काम है वो करती थी। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जैसे अन्य प्राकृत तो तमिल में है। तमिल भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत के बाद में आपकी लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक के बाद में आपकी आती है साहब पाली होती है, प्राकृत होती है, अपभ्रंश होती है, फिर उसके बाद में अवहट्ट आ जाती है, फिर उसके बाद में हिंदी आ जाती है। हिंदी का विकास है वो आपकी विभिन्न बोलियाँ हो जाती हैं, अवधी हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, ठीक है, राजस्थानी हो जाएगा। ये सारी तो जो ग्रंथ हैं वो तो आपके संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा है वो आपकी थोड़ी सरल होती थी, इसलिए बुद्ध के समय में पाली बोली जाती थी, उसके बाद में प्राकृत बोली जाती थी, उसके बाद में अपभ्रंश हो गई, ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे उसका रूपांतर अवहट्ट में हो गया, फिर वो धीरे धीरे क्या है हिंदी में परिणित हो गई थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके पूर्व की चीज़ों को जानने, प्राचीन चीज़ों को जानने के लिए आपके यह क्या है साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं। शिलालेख हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, भोजपत्र हो सकता है, ठीक है, आपके ताड़पत्र हो सकता है, ये आपके हैं। और एक आपके होते हैं जैसे कि सिक्के होते हैं, मृदभांड होते हैं। अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये आप थोड़ा सा इनमें अंतर है कि ताम्रलेख क्या है, तांबे पर लिखा हुआ, अभिलेख क्या है, या तो किसी लोह पर, जैसे कि आपका मेहरौली का है, ठीक है, कोई भी आपका शिलालेख है, जैसे कि आपकी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के आपके बिजोलिया अभिलेख है, बिजोलिया शिलालेख है। तो ये इस प्रकार के विभिन्न आपके शिलालेख मिले हैं, ठीक है। तो यदि कोई पत्थर पर है, अशोक ने दोस्तों आपके लिखवाए थे, शिलालेख लिखवाए थे, ठीक है, और शिलालेख और अभिलेख है, ठीक है, तो वो आपके या तो पत्थर पर होगा या फिर आपकी लोह जैसी कठोर धातु पे होगा। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें। राजसिंह प्रशस्ति है आपकी, ठीक है, संस्कृत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे, जिससे कि क्या ये चीज़ें स्थायी हो जाएं, क्योंकि उस समय दोस्तों इंटरनेट वगैरह टेक्नोलॉजी थी नहीं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने यहाँ पर मैं चयनित हो गया, ये मैं यहाँ पर सफल हो गया, ये युद्ध मैंने जीत लिया,
ठीक है, तो वो सदा सदा के लिए, तो वहाँ पर इन चीज़ों को कि पत्थर पे दोस्तों लकीर होती है, एक बार आप खींच दो फिर वो मिटती नहीं है, तो इसीलिए क्या है वो इन पर क्या है अभिलेख लिखवाया करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हैं, हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेक नामक 2 भिन्न लिपियों की भाषाओं में है। तो आपके अशोक के जो दोस्तों अभिलेख हैं वो आपके संस्कृत में मिलते हैं, प्राकृत में मिलते हैं, ब्राह्मी में मिलते हैं, ग्रीक में अरमेक लिपि में मिलते हैं, यूनानी लिपि में मिलते हैं। वो इस जगह इस तरह से मिलते हैं कि वो अभिलेख है वो कहाँ पर हुआ है। लेकिन संस्कृत और जो आपके ब्राह्मी लिपि है उसमें आपके अशोक के अभिलेख हैं वो आपके ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ये अभिलेख है वो आपके कहाँ से हुआ है, अफगानिस्तान से हुआ है। तो वहाँ पर ग्रीक और जो अरमेक लिपि है, ग्रीक को कहते हैं यूनानी, तो उसी भाषा में वो यहाँ पर अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठोर सतह पर यही था कि कभी भी मिटता नहीं था दोस्तों, ठीक है, लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। ज़्यादा उसकी क्या है देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कीड़े वगैरह उसमें नहीं लगते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाए कि प्राचीन चीज़ों का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन वस्तु आपसे क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद निम्न में से किस किस का अध्ययन करता है? तो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष जो कि खंडर बच जाते हैं, चित्र बच जाते हैं, मूर्तियाँ बच जाती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये देखिए ये आपकी लिपियां हैं। ये आपका बर्तनों में बाएं प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से एक ऐसे सिक्का भिन्न है। तो ये दोस्तों देखिए ये आपका चांदी के सिक्के हैं, ठीक है। ये पात्र है जो कि आपका कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता से है, ठीक है। 4700 वर्ष पूर्व का ये आप लगा लीजिए कि ये कहाँ पर बात की जा रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जी हाँ, मिलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो कपड़े, सूती कपड़े का उल्लेख है वो आपके बेराट सभ्यता में मिलता है। उसके अलावा है वो आपके क्या है, एक और जगह से क्या है वो बालाथल या बागौर है, वहाँ से भी आपका जो सूती कपड़े का उल्लेख है वहाँ से मिला है। पांडुलिपियाँ, अभिलेखों तथा पुरातत्व में ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारा अतीत नहीं कहा गया दोस्तों, हमारे अतीत, क्योंकि जो अतीत है वो आपके बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर है और बहुत कालों का है, ठीक है। एक अतीत की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो ये आपके लिए हिंदी की दृष्टि से भी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि जो अतीत शब्द है, ध्यान रखना, ये आपका है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त ज़्यादातर होता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग माने थे। जैसे कि आपका पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, ठीक है, नवपाषाण काल है, आपके ताम्र काल है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो ये इस समय में दोस्तों लोगों का है वो इस अतीत का क्या क्या अलग अलग मायना था। लोहयुगीन सभ्यता है, ठीक है, मध्यकाल था, आधुनिक काल है, आज का काल है, प्राचीन काल है, महाजनपद काल है।
तो उस समय का जो अतीत है बिल्कुल अलग है, परंपराएं अलग हैं, चीज़ें अलग हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के कुछ अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके जीवन के बारे में बहुत जानना शेष है, क्योंकि भाई इनमें बहुत खर्चा आता था। आप कोई लोहे की चीज़ पर कोई भी चीज़ उत्कीर्ण करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपका उत्कीर्ण करता होता था, जो उसको उत्कीर्ण करता था मजदूर लगते थे, ठीक है। फिर लोहे की कोई बड़ी तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चा था। आम आदमी के लिए इतना जीवन में अवकाश नहीं था, वो तो अपने काम में ही मग्न रहता था, उसके लिए इतना नहीं। तो वो सलाले के लिखवाए, उसे क्या मतलब है। उनकी सामान्य सी दिनचर्या थी, ना तो कोई वो युद्ध जीतते थे, ठीक है, कि वो अपनी विजयों को ऐसे उल्लेख करें। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तिथि, तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ईसा मसीह की जन्म की तिथि से दोस्तों ये क्या है, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ईसा मसीह जन्म हुआ था आपके जो पहली शताब्दी की जो पहली तारीख थी, उससे पहले की यदि कोई डेट है तो वो आपकी बीसी होगी। यहाँ पर माइनस में संख्याएं चलती हैं, यहाँ पर आपके प्लस में संख्याएं चलती हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद में है। ईसा मसीह जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व ईसा के पहले के रूप में लिखी जाती है, बिफोर क्राइस्ट। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तो तिथियों के पहले एडी, एनो डोमिनी, हिंदी में ई लिखा पाती हुई है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। तो जैसे हम लगाते हैं 1854 ईस्वी, ठीक है, लेकिन 400 ईस्वी पूर्व, 2700 ईस्वी पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता का मानेंगे 2300 ईस्वी पूर्व। तो ये जो है दोस्तों वो आपका क्या है, ये आपके वीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, यानी ईसा मसीह से 2300 वर्ष पूर्व है वो इस चीज़ का हुआ था। 600 ईस्वी वर्ष पूर्व है महाजनपद काल आया था। 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व है वो आपकी क्या है, वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कैलेंडर प्रचलित है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, उसी में ये है आपकी तिथियाँ हैं वो इस प्रकार लिखी जाती हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, अंग्रेज़ों के समय से ही हुआ है। उससे पहले हम दोस्तों संवत का प्रयोग करते थे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। प्रश्न 3 पर 2 तृतीयांक इसका पता लगाओ, तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो मिस्र की दोस्तों जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो भी आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, यहाँ पर क्या है व्यापार होते थे। ईरान की आपकी दजला फराज सभ्यता हो गई, मिस्र की मोटा मेसोपोटामिया हो गई, यहाँ की मोहनजोदड़ो हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। ये सब उस समय की दोस्तों क्या है प्रमुख सभ्यताएँ हुआ करती थी।
तो अज्ञात लिपि को जानने की दोस्तों जो सबसे पहले क्या है, मिस्र में क्या है, एक विधि रहती थी। तो ये आपकी दोस्तों अज्ञात लिपि हैं, इस तरह के चित्र बने रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसको देखो, इसका मतलब है PTOLMS, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। ठीक है, कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल अलग में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के किनारे एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो ये दोस्तों क्या है, कूटलिपि थी। ठीक है, जैसे आपके लिए ये यदि आपका वर्गाकार आएगा तो इसका अर्थ है P आएगा। ठीक है, ये आपका शेर है तो इसका अर्थ है L का आएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्या है, यहाँ पर के लिपियों, अज्ञात लिपियों को क्या है, पढ़ा गया था। उपयोगी शब्द हो गया, यात्रा हो गया, पांडुलिपियाँ हो गई, हाथ से लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। अभिलेख हो गया, पत्थर पर या किसी कठोर सतह पर। पुरातत्व हो गया, जो प्राचीन चीज़ें हैं, खंडर हैं। ठीक है, आपके इतिहासकार हो गया, जो अतीत का अध्ययन करता है। स्रोत हो गया, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना, तुम 5 प्रश्नों की सूची बनाओ। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। नर्मदा घाटी हो गया आपका। तो जो आपका जैसे गंगा घाटी हो गया आपके। ठीक है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हो गई आपके। तो जो मगध है वो आपका पहला बड़ा राज्य हो गया। ठीक है, गंगा घाटी हो गई लगभग आपके ये हो गई आपके आरंभिक कृषि लगभग 250 वर्ष पूर्व के क्या है, यहाँ पर नगर हो गए, गंगा घाटी में बसे थे। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ हो गई आपकी आरंभिक। तो सबसे पहले आपका जैसे नर्मदा घाटी है, यहाँ पर आपके आखेट में संग्रहण किया जाता था। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले। मगध है वो आपका सबसे पहला बड़ा राज्य हो गया। गारो हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपकी आरंभिक कृषि है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, वो आपका प्रथम नगर हो गया सिंधु का। ठीक है, और आपके जो गंगा घाटी है वो आपके लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हो जाएंगे। तो ये आपके हो गया। पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में एक अंतर बताइए। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती हैं, अभिलेख क्या है, किसी कठोर वस्तु पर लिखे जाते थे। तो ये हो गया दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कृषि का आरंभ है वो आपके 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग क्या है, 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के बाद से है वो आपका वर्तमान हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके कोई भी, तो ये आपका पहला पार्ट है दोस्तों वो हो गया है। तो आपको कैसा लगा है? यदि आप दोस्तों सारी की सारी NCERT पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, कक्षा 6 में से दोस्तों आपके रीट के एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे सवाल हैं वो कक्षा 6 से पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।